सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आइए बात कर लेते हैं हम 2025 में एमबीबीएस एडमिशन कैसे होगा, क्या होगी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी नीट की काउंसलिंग में यूज़ करेंगे। आप सबको पता है कि नीट एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें हैं, कट ऑफ कम रहेगा, तो बच्चों को अब आगे के प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस के 3 तरह के कॉलेज होते हैं। एक वो कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक वो जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट में डीम्ड भी शामिल होते हैं, और तीसरे वो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। और ये इन तीनों ही कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से होता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में टोटल एमबीबीएस सीट्स की 15% सीट्स होती हैं, और उसके बाद होता है स्टेट काउंसलिंग। इसमें 85% सीट्स स्टेट के पास में होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो MCC, ये एक साइट है .com, MCC के ऑफिशियल साइट पे होता है। आप इस साइट पे जो है जाके रजिस्ट्रेशन करके अपने एमबीबीएस एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा वन वन करके, बट उससे पहले नीट की काउंसलिंग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से पहला आपका 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दूसरा आपका नीट का एडमिट कार्ड, तीसरा आपका नीट का स्कोर कार्ड और रैंक लेटर, फोर्थ जो है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिफ्थ आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिक्स आप अगर EWS होल्डर हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास में है वो सब, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी कम से कम 8 से 10 फोटोग्राफ्स आप अपने पास रखिए, पासपोर्ट साइज, वो फोटोग्राफ्स जो कि आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की है, अपने एडमिट कार्ड में यूज़ किया था जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, उसी फोटोग्राफ्स को सेफ रखिएगा और इतनी कॉपीज़ बनवा लीजिएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आप एलिजिबल हैं नीट के काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने नीट के फॉर्म को फिल करते समय यूज़ की थी वो तो होगा ही होगा। आपके पास आधार कार्ड, आपके पास निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, वो तो सभी के पास में होना कंपलसरी है, और आई थिंक आप सभी के पास में होगा भी। अब हम आते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस में। देखिए, काउंसलिंग के नाम पे आपसे बहुत ज़्यादा पैसे भी डिमांड करते हैं बहुत सारे काउंसलर। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बच्चों को ये दिलासा दिलाते हैं कि आपको हम एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट दिलवा देंगे कम नंबर्स पे भी, और इसके लिए वो बोलते हैं कि आप हमसे पेड काउंसलिंग करिए। अब उस पेड काउंसलिंग में कोई आपसे 3000 मांगेगा, कोई आपसे 5000 मांगेगा, ठीक है। लेकिन कोई काउंसलिंग में रॉकेट साइंस यूज़ नहीं होती है। हर एक बच्चा आसानी से खुद से चाहे तो भी काउंसलिंग करा सकता है और अपने पैसे को बचा सकता है। देखिए, जब भी MCC की साइट पे नोटिफिकेशन आएगी तो काउंसलिंग 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, मॉपअप राउंड। अब अगर इन तीनों फेजेस में एमबीबीएस सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उसके लिए होती है स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। यानी टोटल 4 फेजेस में नीट की काउंसलिंग होती है। अब फर्स्ट और सेकेंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट सीट्स जो होती है एमबीबीएस की वो इसी फेज में फिल हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि आपको इसी फेज में अगर एडमिशन मिल जाए सो वेल एंड गुड। और उसके बाद जो सीटें वैकेंट होती हैं, 1 2 3 सीटें गवर्नमेंट की, तो वो जाती हैं मॉपअप राउंड में। उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत कम गवर्नमेंट सीट वैकेंट होती हैं, उसमें मैक्सिमम प्राइवेट सीटें ही होती हैं। अब अगर आपको फर्स्ट फेज में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप अगर चाहें तो सेकंड फेज में उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड फेज मिलने के बाद फिर आपको मॉपअप के बाद इतना ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जो कॉलेज लीजिएगा वो आप फर्स्ट या सेकंड फेज तक ले लीजिएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप क्या करिए कि जो भी आपके डीम्ड कॉलेज हैं, जिन कॉलेज में आप एमबीबीएस चाहते हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेट के 5-6 कॉलेज ले लीजिए जो आपको पसंद हो, और ऑल इंडिया कोटे के जो कॉलेज आपको पसंद हो आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए पहले से ही। जब आपका नीट का रजिस्ट्रेशन होगा तो सेकंड आएगा आपकी चॉइस फिलिंग, मतलब आप किन कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस में देना चाहते हो।
रजिस्ट्रेशन के बाद आप 6, 7, 8 जो भी 10 कॉलेजेस आपसे मांगे जाएंगे, आप उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगी मेरिट। मेरिट में अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आपका नाम उस लिस्ट में होगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप सेकेंड फेज काउंसलिंग में जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉलेज की लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट जब बनाएगा देखिएगा कि लास्ट ईयर किन बच्चों को ये MBBS मिला था। अब मान के चलिए मैं बात करता हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, बहुत कम फीस है, 4000 समथिंग, सबका ड्रीम होता है। अब लास्ट ईयर बच्चे को 670 या 680 पे अगर ये कॉलेज मिला था, तो इस कट ऑफ से सीधे से आप 80 नंबर घटा दीजिए, यानी कि 600 नंबर तक ये कॉलेज बच्चों को 610, 615, 600 इस कैटेगरी के बच्चों को ये कॉलेज मिल सकता है। तो आप मौलाना आज़ाद अगर चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट पे तो आप उसको लगा लीजिए। दूसरे पे मान लीजिए आप चाहते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल तो उसको, थर्ड पे आप KJMU चाहते हैं, फोर्थ पे आप BHU चाहते हैं। जो भी कॉलेज चाहिए एक लिस्ट बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी चॉइस फिल करिए, सेंटर लॉक करिए, और जब आपका कट ऑफ आ जाएगा फिर आपको फाइनल काउंसलिंग के लिए जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बुलाया जाएगा और फिर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला तो ये कि आपको कॉलेज की लिस्ट अपने अकॉर्डिंग बनानी है जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, और दूसरी बात आप 2024 का कट ऑफ देखिए प्रीवियस वीडियोज़ में जाके कि ये कॉलेज कितने नंबर पर मिला था, उससे सीधे से 80 नंबर कम कर दीजिए। इस बार आपको वो कॉलेज 80 नंबर डाउन पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एम्स, जैसे पिछली बार बच्चों को 710, 715 तक मिला था, तो इसमें से आप 80 घटा देंगे तो इस बार लगभग 630, 640 तक बच्चों को एम्स मिल सकता है। अब तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसे ही आप एक लिस्ट बनाइए और उस अकॉर्डिंग काउंसलिंग में अपेयर होइए। काउंसलिंग की जो फीस होगी लगभग 1500 रुपये होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद की जो आपकी सिक्योरिटी मनी वो वापस आती है, बट रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलती है। अगर किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तो वो अपने स्टेट काउंसलिंग में भी अपेयर हो सकता है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा है वो AIQ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि वो स्टेट कोटा में ही करे, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। आप विदाउट AIQ काउंसलिंग में अपेयर हुए भी आप अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको एक तो आपके स्टेट डोमिसाइल यूज़ करने पे प्रॉफिट मिलता है, आपको आसानी से MBBS मिलती है, और दूसरा जब आप PG करेंगे तो स्टेट डोमिसाइल वहाँ पे भी आपको फ़ायदा करेगा। तो आप अपने स्टेट के कॉलेजेस की भी लिस्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, MBBS एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग किन फेजेस में काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, आप सबने देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।